गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा क्लास 12 में हमको बिलियन चैप्टर के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखना है जो कि हर साल बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखे गए हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है बेटा, हिमांक अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कि हिमांक अवनमन के द्वारा अणुभार ज्ञात करने की, किसको ज्ञात करने की बेटा? अणुभार ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर बेटा, हिमांक अवनमन द्वारा किसी आवासशील विलेय का अणुभार ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि बैकमान थर्मामीटर है। कौन सी विधि बेटा? बैकमान थर्मामीटर। क्योंकि यह क्योंकि यह हिमांक में होने वाले बहुत छोटे अवनमन को मापने के लिए एक अति संवेदनशील थर्मामीटर का प्रयोग करती है, जिसकी माप 0.01 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब ये क्यों है बेटा? इसलिए ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि है बैकमान थर्मामीटर, क्योंकि ये जब हिमांक अवनमन को नापने में हम लोग इस विधि में एक ऐसे थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं जो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड की भी कमी होगी तो उसको रीडिंग में ले लेगा या उसको नाप ले जाएगा। तो ऐसे इतना अच्छा हम लोग उसमें थर्मामीटर लगाते हैं जो थोड़ा सा भी हिमांक कम होने पर उसकी माप ले लेता है। इसलिए हमारे लिए हिमांक अवनमन से अगर अणुभार ज्ञात करना है तो सबसे अच्छी विधि है कि हम वहां पर बैकमान थर्मामीटर विधि का प्रयोग कर लें। किस विधि का प्रयोग कर लें बेटा? बैकमान थर्मामीटर विधि का प्रयोग कर लें। नोट करिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मोलर शर्करा विलयन तथा 1 मोलर यूरिया विलयन में किसका क्वथनांक उच्च होगा? अब आपको देखिए क्वथनांक उच्च वाला सवाल है तो हमें पता है। देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूं, लिखेंगे 0.1 मोलर शर्करा विलयन तथा 1 मोलर यूरिया विलयन में दोनों विलयनों के क्वथनांक समान होंगे क्योंकि विलयन में ना तो यूरिया और ना ही शर्करा का सगुणन या वियोजन हो रहा है। हमने क्या लिखा आंसर बेटा कि 1 मोलर शर्करा विलयन तथा 1 मोलर यूरिया विलयन में दोनों विलयनों के क्वथनांक समान होंगे, यानी कि अगर इसका 10 डिग्री है तो इसका भी 10, अगर इसका 20 तो इसका भी 20। कारण क्या है? क्योंकि विलयन में ना तो यूरिया और ना ही शर्करा, ना तो यूरिया और ना ही शर्करा, दोनों का ना तो सगुणन हो रहा और ना ही वियोजन हो रहा, तथा साथ ही साथ दोनों विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान है। मोलर सांद्रताएं भी क्या है बेटा? समान है। तो जब भी देखिए हमें क्वथनांक निकालना होता है बेटा, क्या निकालना होता है बेटा? क्वथनांक। तो हमेशा हम लोग बेटा फार्मूला लगाते हैं आई इंटू यम का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। किसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा? आई इंटू यम का। याद रखिए किसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं? आई इंटू यम। और ये मान जिसका कम होगा बेटा, जिसका क्या होगा? कम, उसका क्वथनांक उच्च होता है। उसका जो क्वथनांक है बेटा वो क्या रहता है बेटा? उच्च रहता है। कितना आप दिमाग में डाल लीजिए, आई इंटू यम का गुणनफल जिसका कम आएगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। आप देखिए यूरिया के लिए आई का मान होता है बेटा 1 और शर्करा के लिए मान कितना होता है बेटा? 1। दोनों के लिए आई का मान कितना होता है? तो रखिए जब मैं शर्करा के लिए निकालूंगा तो ध्यान से देखिए, आई की जगह बेटा मैं रखूंगा 1 और यम कितना दिया है शर्करा का? 1, तो मान कितना आ गया बेटा? 1। इसी तरह जब मैं यूरिया के लिए निकालूंगा तो आई कितना है बेटा? 1 और एम कितना दिया है इसका? यूरिया का भी 1 दिया, तो दोनों मान क्या हो गए बेटा? बराबर। और अगर दोनों के आई इंटू एम के मान बराबर आ रहे हैं तो दोनों के क्वथनांक भी क्या रहेंगे बेटा? बराबर रहेंगे। ना कोई किसी से कम, ना कोई किसी से ज्यादा। तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। नोट करिए
और अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा बेटा। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, अपना नेम लिख देना, मैं वहां से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। नोट करिए, फिर हम लोग बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया? ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। वांट हाफ कारक आई का मान एक से अधिक कब होता है? किससे बेटा? एक से अधिक। तो लिखेंगे वांट हाफ कारक का मान एक से अधिक तब होता है जब बिलियन के अंदर, जब बिलियन में विलेय का वियोजन होता है। क्या होता है बेटा? वियोजन होता है। पहली बात याद रखिए, आई का मान जो वांट हाफ कारक है उसका मान एक से अधिक तभी होगा जब बिलियन के अंदर बेटा विलेय का क्या हो रहा होगा? वियोजन हो रहा होगा। ठीक है, तो वियोजन के लिए अब हेडिंग डाल लेना बेटा, वियोजन के लिए आई का मान, तो वियोजन के लिए आई का मान निकलता है आई इक्वल टू बेटा 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। इस सूत्र से हम आई का मान निकालते हैं जब वियोजन होता है। तो याद रखना बेटा, वांट हाफ कारक आई का मान एक से अधिक तभी होगा जब विलेय का क्या हो रहा होगा बेटा? वियोजन हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपको आई का मान एक से अधिक रखना है, ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन ये होती है कि वहां पर वियोजन होना चाहिए। और अगर वियोजन हो रहा है तो आई को निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाना है बेटा? आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा, जहां आई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वांट हाफ कारक, वांट हाफ कारक। एन क्या है बेटा? वियोजन के बाद एक मोल विलेय से प्राप्त आयनों की संख्या। याद रखना बेटा, एन क्या है? वियोजन के बाद एक मोल विलेय से प्राप्त आयनों की संख्या। और अल्फा क्या है बेटा? वियोजन की मात्रा। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। ये इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखने के लिए मैं इधर बता दे रहा हूँ कि अगर आई का मान बेटा एक से ज्यादा है तो याद रखिए कि वहां पर विलेय का वियोजन हो रहा है। विलेय का क्या हो रहा है बेटा? वियोजन। अगर आई का मान एक से कम हो, आई का मान क्या होगा? एक से कम, तो इसका मतलब है कि वहां पर विलेय का सगुणन हो रहा है। विलेय का क्या हो रहा है बेटा? सगुणन। और अगर आई का मान एक हो जाए, आई का मान कितना हो जाए बेटा? एक, तो ना तो सगुणन और ना ही वियोजन। याद रखना, ना तो वहां पे सगुणन होगा और ना ही वहां पे क्या होगा? वियोजन। इस आई को याद रखना। यहाँ से कई बार बेटा एक नंबर वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर बना लिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना है। नोट करिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K3 के लिए वांट हाफ कारक का मान बताना है आपको। किसके लिए बेटा? K3 के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा K3 इसका बेटा वियोजन होगा। वियोजन कैसे होगा? ये 3 के आयन बेटा अलग हो जाएंगे, तो 3 के प्लस साथ में बनेगा Fe6 और इसके ऊपर -3 तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ आयन तो 3 के हैं और एक ये वाला आयन है बेटा, तो टोटल एन का मान हो गया 4। एन का मान कितना हो गया? 4। ठीक है, और अगर किसी सवाल में वियोजन की मात्रा ना दी जाए तो याद रखना अल्फा का मान सदैव आपको 1 लेना है। अगर वियोजन ना बोला जाए, पूरे सवाल में वियोजन की बात नहीं की गई है, सही आदत। अब मैं लिखूंगा वियोजन के सूत्र से, वांट हाफ कारक के सूत्र। वांट हाफ कारक का सूत्र क्या होता है? आई इक्वल टू बेटा 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। वैल्यू रख दीजिए। आई एन कितना है बेटा? 4 माइनस एल्फा का मान ए है, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 3। आई इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया। अब इसको थोड़ा सा शब्दों में लिख देंगे कि K3 या फिर CN6
के लिए वांट हाफ कारक का मान 4 होगा। कितना होगा बेटा? 4। ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। लास्ट में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नोट हो गया? ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सोडियम सल्फेट के आई का मान क्या होगा? तो सोडियम सल्फेट है बेटा Na2SO4। तो ये कैसे वियोजित होगा बेटा? ध्यान से देखें, टूटेगा 2Na प्लस एक्वस और साथ में टूटेगा SO4 माइनस 2 एक्वस। तो यहाँ से नंबर ऑफ आयंस कितने मिल गए बेटा? 2 तो सोडियम है और एक SO4 है, तो टोटल आयन हो गया बेटा 3। अल्फा की बात नहीं की है तो अल्फा का मान कितना रखूंगा? 1। फिर से मैं लगा दूंगा बेटा, वियोजन के लिए वांट हाफ के सूत्र से, वांट हाफ कारक के सूत्र से क्या होता है सूत्र बेटा? वियोजन के आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1। अल्फा वैल्यू रखिए 1 की जगह 1। n कितना है बेटा? 3 माइनस 1। ये अल्फा कितना है बेटा? 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 में 1 जाएंगे 2 आएगा बेटा, तो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा बेटा? 3। तो सोडियम सल्फेट के लिए वांट हाफ कारक का मान कितना आ गया? 3। तो हम नीचे लिख देंगे शब्दों में, सोडियम सल्फेट के लिए वांट हाफ कारक का मान 3 होगा। कितना होगा बेटा? 3 होगा। नोट करिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, ठीक है? तो नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो को लगातार अपने लिए प्राप्त करने के लिए, और मैं आपको मोटिवेट होकर बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।